कौन शूर साहसी अराति सैन्य सिंधु में, अराति सैन्य सिंधु में सुबार बाग से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। कितना देखो यहाँ पर क्या कहा, सैन्य सिंधु अराति, दुश्मनों का जब सिंधु के समान सेना है, जो विशाल सेना है, उसमें क्या करो, अग्नि के समान जो ये होती है ना समुद्र की प्रसादक की आग, जिसको कहा जाता है बड़वाला, उसके समान जलो, मतलब कि उसको तहस नहस कर दो। इस तरह का जुलूस जगाने वाली ये चीजें थी। उसके बाद हमें आजादी भी मिली। आजादी मिलने के बाद भी आजादी अधूरी थी। बिना रक्षा की तैयारी की आजादी अधूरी ही होती है। बिना रक्षा की तैयारी की, क्योंकि हमने भी देखा है 1962 में, क्योंकि हमने अहिंसा का दामन भी थामा, हमने धर्मनिरपेक्षता का दामन भी थामा, और सबसे बड़ी बात जो हमने गुट निरपेक्षता का दामन थामा। कहीं ना कहीं गुट बनाना भी जरूरी होता है, गुट निरपेक्षता का दामन थामा, और हमें लगा कि हमें किसी से खतरा नहीं है भाई, किसी से हमें कोई खतरा नहीं है। उस खतरे को पहले तो हमें 48 में बता दिया था, लेकिन 1962 के युद्ध ने हमें पूरी तरह बता दिया। नहीं, रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर शोलों के आगे, धरती के घोर कुआसे को केवल सूरज हर सकता है, और एटम बम से रक्षा केवल एटम बम कर सकता है। तो इस तरह की मतलब बहुत सारी कविताएं रची गई। कहने का मतलब ये है कि वहाँ भी हिंदुस्तान को जगाने का काम हमारे हिंदी साहित्य ने किया है, और हम फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेगी। तो उसी समय की बात 1962 की जो हार थी, उस समय दिनकर जी थे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने बहुत आलोचनाएं भी लिखी है, मतलब आलोचनात्मक कविताएं लिखी है नेहरू जी के प्रति, उनकी नीति के वजह से, कि भाई एक जो हार का जो दंश झेलना पड़ा, हमें जो अपने आप को मजबूत करना था आज़ाद होते ही, वो हमने नहीं किया। हम अहिंसक होकर रह गए, लेकिन जो मतलब एक तरह से हिंसक पशुओं ने आकर के हमारे सीने में सींग चुभा दिए ऐसे ऐसे करके। तो हमें उसकी रक्षा की तैयारी करनी थी। क्या लिखते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को, ये रश्मि रति का पाठ है, रश्मि रति का खंडा है, जो भी मंदिर बारे में कहते हैं कृष्ण को, लेकिन क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कौन डरता है उससे? कहीं कोबरा दिख जाए, अभी प्राण गले में आ जाए, वहां भी कूद जाएंगे हम, और जब हमें लगे और तो बोले तो वो है वो पानी वाला, तो वो है वो क्या बोलते हैं उसको, धामन धामन क्या करते हैं, जैसे नाम बोलते हैं। तो वही चीज है कि जब हम पहचान जाते हैं ना, इससे कोई हानि नहीं हमें हो सकता है, फिर हम उस पर अटैक कर देंगे। और जब हमें दिखे हाँ ये कुछ है, ताकतवर कुछ है, तो हम जंगल कूद जाए सारा। ये चीजें होती है, तो शक्तिशाली होना जरूरी है। और ये चीजें की इतना भी इन्होंने लिख दिया, दिनकर जी ने इतना भी लिखा कि शासक को भी शक्तिशाली होना चाहिए, मजबूत फैसले लेने वाला होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए। जब उन्होंने लिखा, रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर। कहने का मतलब है कि राम जी बस इसको उठा ले ऐसे कर। कहने का अर्थ यही था कि शासक कमजोर रहा, क्या चाहिए, रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर। लोटा पर लोटा हमें गांडीव गदा, और अर्जुन भीम जैसे वीर। ऐसे चाहिए जो लड़ सके, जो मुकाबला कर सके। तो इस तरह से वहां पर चेतना का प्रसार इन्होंने किया। उसके बाद जन आंदोलन में भी इनकी कविता का आप लोग देखिए, जन आंदोलन में 1975 की आपातकाल के दौरान बहुत से जो है राजनेता लोगों को जेलों में डाल दिया गया, बहुत से
मतलब जैसे कहीं एक तरफा फैसले लिए गए, एक तरह से तानाशाही जैसा माहौल बना। वहाँ पर कवि नागार्जुन का देखिए क्या कहते हैं। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये जेपी के आंदोलन में बड़ी बोली गई और कितने अच्छे से कहा, ये कहने का ढंग भी देखना, क्या कहा, कितने अच्छे से कहा, ये भी देखना। बोले इंदू जी क्या हुआ आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। अर्थात वो जो लोकतंत्र हमने पाया था और उसके जो पहले प्रहरी उसके उनके पिता ही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको तुमने कुचलने का काम किया कि तुम जो है सब कुछ भूल गए। और शिष्टाचार देखिए कितनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया, इंदू जी बस उसको चेताया है, उनको चेताया है, बहुत ही सभ्य भाषा में चेताया है। उम्मीद करते हैं कि आज की भाषा भी यही हो। आज की जो भाषा है वो बड़ी विकृत हो गई है, हमारी राजनीतिक भाषा तो बड़ी खराब हो गई है। अगर ऐसी भाषा रहे तो कितना अच्छा हो। दूसरा, हमारे समाज को जो है निर्देशन देने का काम भी, हमारी नई पीढ़ियों को निर्देशन देने का काम भी हमारे हिंदी साहित्य ने किया है। पता नहीं अब तो शायद सिलेबस में नहीं है, और मैंने 10th में पढ़ा था और हमारे 10वीं में, अब की 10वीं में उसको नहीं देखता। एक निबंध हुआ करता था, आचरण की सभ्यता। और मुझे लगता है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारे सभी विद्यालय परिवार में इन्होंने पढ़ा जरूर होगा ज़्यादातर लोगों ने, तो बड़ा अच्छा था। और भी इस तरह की कई चीज़ें हम लोग पढ़ते थे, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर हो गई हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आज के समय की देखो, आज की कविताओं की बात करते हैं, जो हिंदी कविता को एक कमाऊ बनाने वाला आज के दौर में कुमार विश्वास, ज़्यादातर उन्होंने श्रृंगार की लिखी है, वीर रस की कुछ कविताएं लिखी है। उनकी एक कविता जो मैं लिखता हूँ, जो हमें भाई सांप्रदायिक सद्भाव तो सिखाती है, राष्ट्र के प्रति हमें मतलब हमारे अंदर भक्ति का भाव भी जागरूक करती है। 2-4 लाइनें हैं ये। दौलत नाता करना मोला, दौलत नाता करना मोला, शोहरत नाता करना मोला, दौलत नाता करना मोला, शोहरत नाता करना मोला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत नाता करना मोला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत नाता करना मोला, शम्मा ए वतन की लो पर जब, शम्मा ए वतन की लो पर जब बलिदान पतंगा हो पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। तो इस तरह की कविताएं हैं। हम लोग देखते हैं, अब तो देखो इन सबके नाट्य रूपांतरण भी आ गए हैं। आप YouTube पर जाइए, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, कुमार विश्वास की बात कर रहा हूँ अब तक, उन्होंने एक सीरीज बनाई है तर्पण। तर्पण जो उन्होंने सीरीज बनाई है, उसमें आपको जो हमारे मुख्य कवि हुए हैं, मुख्य धारा से जुड़े हुए, उन सबका जो है उनकी मुख्य रचनाओं का उन्होंने नाट्य रूपांतरण किया है अपनी आवाज में। दूसरा, उनका परिचय दिया है। दिनकर जी का आपको मिल जाएगा, प्रसाद जी का मिलेगा, निराला जी का, और तुलसीदास जी की तो एक शायद उनकी पूरी अलग से सीरीज है। इन सब के आपको उसमें मिलेंगे। तर्पण सीरीज आज आप देखना, बहुत बढ़िया है। जो लोग साहित्य में थोड़ा सा भी रुझान रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सीरीज मुझे ये लगी तर्पण। मैंने 1-2 बार बच्चों को इसके जो है दिखाए भी हैं वीडियो। तो बच्चों ये बातें तो हुई
हमारे पूरे राष्ट्र को जोड़ने की बात। दूसरी चीज एक और आती है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका भी अपना महत्व है, लेकिन अब कुछ जगह है कि थोड़ा सा विरोध, जैसे चेन्नई में, तमिलनाडु में है विरोध थोड़ा सा। हालांकि जो दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार संस्था है वो तमिलनाडु में ही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था तमिलनाडु में ही है, चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी है, लेकिन वहाँ पर हिंदी का विरोध है। तो शायद आपको जानकारी भी होगी कि नवोदय विद्यालय में तो हिंदी अनिवार्य है ही, केंद्रीय में भी। वहाँ पर केवल एक तो ये कारण है, शायद और भी कुछ कारण हो, लेकिन ये भी एक कारण है कि वहाँ नवोदय विद्यालय भी केवल एक राज्य भारत का ऐसा है जिसमें नवोदय विद्यालय भी नहीं है। होना क्या चाहिए था, मैं हिंदी वाला हूँ ये मतलब, लेकिन मैं पक्षपात की बात नहीं करना चाहता। बस हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी भाषा है जो सबको जोड़ दे, सीधी सी बात, कौन सी भाषा जो सबको जोड़ दे। भाई अगर तमिल सबको जोड़ सकती हो तो जोड़ दो, बड़ी अच्छी बात है। कन्नड़ सबको जोड़ सकती है तो जोड़ दे, लेकिन समस्या क्या है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, कहीं भी आप चले जाओ, आप यदि हिंदी में बात करते हैं तो सब लोग भले में समझ पाए, लेकिन ज्यादातर लोग इतनी समझ लेते हैं कि आपका काम चल जाता है। जबकि यदि आप किसी तमिल में यहाँ वाले से किसी से बात करें समझ पाएगा? नहीं समझ पाता। एक दो आठ दो, मैं ही जब ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन नंबर जब वो बोल रहे थे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था सुनने की कि ये गिनती तो मतलब कैसे है। बात को मैंने रट ली, 10 तक मैंने रट भी लिया था और मैं फिर भूल गया। मैंने गिनती 10 तक रटी थी, फिर भूल गया। और अब तो ये हालत हो गई है हमारी, हम हिंदी भाषा की जैसे बात भी कर रहे हैं, जो हमारे हिंदी भाषा के जो अंक जो है हमारे देवनागरी के, उनमें जैसे हमें तो पढ़ाए जाते थे एक ऐसे लिखना है, दो ऐसे लिखना है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि हम अंकों को बिल्कुल लगभग भूल चुके हैं। यदि किसी को अभी कहा जाए कि बोर्ड पर लिख दो 49, तो बहुत देर तक सोचेगा। तो हमें क्या करना है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय अंक स्वीकार कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने अंकों को भी तो जिंदा तो रखना चाहिए। अपने अंकों को भी यदि हमें जिंदा रखना है तो कभी कभी उनका भी इस्तेमाल करो। और मेरा मतलब आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि यदि आपको हिंदी के सही अंक नहीं आते हैं तो आज ही हॉस्टल में जाके लिखें, 1 से 10 तक लिखेंगे, सभी अंक आपको लिखने आने चाहिए। बोल तो लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे रोमन में, उसको हिंदी में एक बोल लेंगे, कोई बात नहीं, रोमन में लिख के भी हिंदी में उसको एक बोल लेंगे, लेकिन जब लिखने का नंबर आएगा एक तो लिख लेंगे, लेकिन जैसे 4 लिखना हो, 7 लिखना हो, एकदम से समझ नहीं आता कैसे लिखेंगे। तो आप लोग बेटा वो जब जी प्रैक्टिस में जरूर करती कि आपको देवनागरी के जो है अंक भी आने चाहिए। तो जैसे राष्ट्रभाषा की भी बात चल रही थी, तो राष्ट्रभाषा तो हो तो वही सकती है जो सबको जोड़े, जो सबको न जोड़ सके, सबको जो अलग अलग करे, वो राष्ट्रभाषा तो हो नहीं सकती। तो होना ये चाहिए था कि जो हिंदी जो है, हिंदी का क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदी प्रथम भाषा नहीं है, वहाँ की भाषा को मुख्य भाषा रखा जाए और द्वितीय भाषा कम से कम हिंदी हो। लेकिन होता क्या है, हिंदी थर्ड लैंग्वेज, ऐसा बोलते हैं, हिंदी थर्ड लैंग्वेज। बड़ी हीन भावना सी लगती थी जब मैं उड़ीसा में था कि हिंदी थर्ड लैंग्वेज। तो जब हमें यदि राष्ट्रभाषा वास्तव में हम बनाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो होना यही चाहिए कि हिंदी हर राज्य में पढ़ाई जाए और उसकी क्षेत्रीय भाषा के बाद दूसरा नंबर हिंदी का हो। एक उड़िया कवित्री
से उड़िया की है, मूल रूप से उड़िया है वो। जन्म उनका हैदराबाद में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। शादी उनकी उत्तर प्रदेश में हुई है और रहती वो अमेरिका में है। अर्चना पंडा नाम से सर्च करना, बड़ी अच्छी अच्छी उनकी कविताएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी। तो उनकी एक हिंदी पर भी कविता है, उसको पढ़ना चाहूंगा। हिंदी हिंदी करते हैं, हिंदी हिंदी करते हैं, हिंदी कहने से डरते हैं, हिंदी डोंट नो बड़ा आम टाइगर। हिंदी हिंदी करते हैं, हिंदी कहने से डरते हैं, हिंदी डोंट नो बड़ा आम डायलॉग है। हिंदी आई लव बट कांट से इट अप, हिंदी आई लव बट कांट से इट अप, अंग्रेजी झाड़ने का फला बड़ा रोग। अब क्या हो, इसका सुझाव भी उन्होंने दिया है, ऐसा नहीं कि समस्या बता के छोड़ दिया, सुझाव उन्होंने दिया है। आप ही जो ना बोलोगे बच्चों से क्या आशा होगी, आप ही जो ना बोलोगे बच्चों से क्या आशा होगी, अपनी सभ्यता को बच्चे नहीं तोल पाएंगे, भूल नहीं इनकी ये जिम्मेदारी है हमारी, भूल नहीं इनकी ये जिम्मेदारी है हमारी, बच्चे भारतीयता में नहीं डोल पाएंगे। बच्चों को जो नादी हिंदी ज्योति हिंदी शिक्षा बोलो, बच्चों को जो नादी हिंदी ज्योति हिंदी बोली बोलो, द्वार हिंदी साहित्यों के कैसे खोल पाएंगे। बच्चों को जो नादी हिंदी ज्योति हिंदी बोली बोलो, प्रश्न है, बच्चों को जो नादी हिंदी ज्योति हिंदी बोली बोलो, द्वार हिंदी साहित्यों के कैसे खोल पाएंगे। और कितने ही अंग्रेजी हाय हेलो कर लो जी, कितने ही अंग्रेजी हाय हेलो कर लो जी, दादा दादी संग ये तो नहीं बोल पाएंगे। तो कह कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रयास करेंगे, और हिंदी को मां का दर्जा देकर यदि प्रयास करने लगे आप लोग, तो आज नहीं तो कल हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होगी। जय हिंदी, जय हिंद।